दोनों कार दुर्घटना में चल बसे। मुझे पता था कि तू जरूर कुछ गड़बड़ करेगी, इसलिए मैं तेरा पीछा करते हुए यहां आ गया था। बिजपुर नाम का गांव, जहां मीना नाम की अनाथ लड़की, मीरा के हिस्से में सिर्फ खामोशी और काम आया था। उसके माता पिता की मौत को कई साल बीत चुके थे। यह घर उसका अपना था, लेकिन वह यहाँ एक अजनबी की तरह रहती थी। उसकी जिंदगी एक खाली किताब जैसी थी, जिसके पन्ने पलटकर कोई देखना भी नहीं चाहता था। मीरा, ऐ मीरा। मीरा हड़बड़ाहट में वहां जाती है। क्यों री मीरा, तूने अभी तक खाना नहीं बनाया? क्या सारा दिन एक ही काम करेगी महारानी? घर में बाकी काम भी पड़े हैं। देख, शीतल को कॉलेज जाना है, उसे देर हो रही है। नहीं चाची, खाना बस पकने ही वाला है और मैं घर के बाकी काम भी समय से कर दूंगी। अरे छोड़ो ना माँ, क्यों मीरा के पीछे वक्त बर्बाद कर रही हो? मुझे कॉलेज जाने में देर हो रही है, जल्दी खाना लगाओ। ये मीरा तो दिन भर घर में ही रहती है, आप इसे बाद में डांट लेना। हाँ, तू तो ठीक कह रही है। ये तो दिन भर घर में ही रहती है। इससे क्या पता कॉलेज जाना कितना जरूरी होता है। इससे तो घर के काम भी समय पर नहीं होते। नहीं चाची जी, ऐसी बात नहीं है। मैं भी आगे पढ़ना चाहती हूँ, मुझे भी आगे पढ़ने का मन है। मुझे आगे पढ़कर आत्मनिर्भर बनना है। अगर आप मेरा दाखला करा दे तो मैं भी आगे पढ़ सकूंगी। अरे तू क्या करेगी अब आगे पढ़कर? तेरी अब शादी की उम्र हो रही है। तेरे माता पिता तो चले गए और तुझे हमारे भरोसे छोड़ गए। अब तेरी शादी कराने की जिम्मेदारी हमारी ही है ना। तू जाकर जल्दी खाना लगा। चाची के मुंह से यह बातें सुन मीरा चुप हो जाती है। उसकी आंखें नम थीं। उसे पता था कि यह बेईमानी थी, लेकिन वह भी कुछ कर न पाती। गिरिधर, जो मीरा के चाचा थे, गांव में दौलत की बात चलती तो बस एक ही नाम सबकी जुबान पर आता था, गिरिधर बाबू। सभी गांव वाले उनकी बेहद इज्जत करते थे। उसके आगे कोई कुछ नहीं बोलता था। मीरा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। अपनी चाची की बोली हुए बातें उसे कांटे की तरह चुभ रही थी। हवेली में इतने नौकर होते हुए भी उसकी काकी उसी से सारा काम करवाती। रात का समय है। गिरिधर अपने हवेली की बालकनी में बैठकर चाय पी रहा था। उसके चेहरे पर थोड़ी निराशा छाई हुई थी। वह कुछ सोच रहा था। तभी मीरा वहां आकर धीमी आवाज में कहती है, चाचा जी, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। क्या है मीरा? अब तुझे क्या तकलीफ है? नहीं चाचा जी, मुझे बस अपने माँ और पिताजी के बारे में जानना था कि उस रात उनके साथ क्या हुआ था। मुझे उनकी बहुत याद आती है। मुझे कुछ जरूरी काम है, तुम अभी जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। लेकिन चाचा जी, एक बार सुनिए तो। मैं जब भी अपने माँ और पिताजी के बारे में आपसे बात करती हूँ तो आप हर बार बात पलटकर चले जाते हैं। मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया मुझे बताइए। मीरा, तुझे कितनी बार कहा है कि अब पुरानी बातें मत किया कर। तू अब बड़ी हो गई है, अब उनको याद करके कोई फायदा नहीं। वो लोग अब वापस नहीं आने वाले। तेरी अब शादी की उम्र हो चुकी है, लेकिन तू बस
वहीं पुरानी बातें बार बार निकालती रहती है। लेकिन चाचा जी, मैं बस यह जानना चाहती थी कि वह दुर्घटना कैसे हुई थी। क्या आप मुझे उस दिन की पूरी कहानी बता सकते हैं? मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। मैं काम से थक कर घर आया हूं। शांति से 2 पल बैठने तो दे। यह सब सुनाने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। और तेरा अब वो सब बातें जानना जरूरी नहीं है। जाओ यहां से। मीरा की हर एक कोशिश खत्म हो जाती है जब उसके चाचा बात को टाल देते थे। पर इन अनकहे सवालों ने उसके दिल में एक आग लगा दी थी। उसे बस उस आग को सुलगाना था और जवाब ढूंढना था। आखिर चाचा जी ऐसा क्यों करते हैं? हर बार जब भी मैं माँ पिताजी के बारे में उनसे जानने की कोशिश करती हूँ, वो मुझ पर गुस्सा कर देते हैं। ऐसी क्या बात है जो चाचा जी मुझे नहीं बताना चाहते? मुझे ये पता लगाना होगा। अगली सुबह मीरा सोचती है कि शामू काका, जो उस हवेली में बहुत सालों से काम कर रहे हैं, उनसे कुछ पूछा जाए। मीरा शामू काका के पास जाती है। शामू काका, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी मेरे माँ पिताजी के बारे में। क्या? लेकिन बेटी, तुम अचानक यूं ये सब बातें क्यों पूछ रही हो? और ये सब बातें तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? मैं जानती हूँ आप यहाँ बहुत सालों से काम करते हैं और आपको मेरे माँ पिताजी के बारे में ज़रूर कुछ पता होगा। आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ था कि जब भी मैं उनके बारे में पूछती हूँ, चाचा जी हर बार मुझे बताने से कतराते हैं? बेटी, मैं तो बस यहाँ काम करता हूँ। मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे बस इतना याद है कि जब मैं यहाँ आया था, तब गिरिधर बाबू इतने धनवान नहीं थे। बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। काका, आप डर रहे हैं। आपका डर मुझे सच बता रहा है। कृपया मेरी मदद कीजिए। आखिर मेरे माता पिता के दुर्घटना के पीछे क्या राज है? बेटी, मैं सच में कुछ नहीं जानता। और हाँ, तुमने इस बारे मुझसे चर्चा की थी। यह किसी को मत बताना। मुझे डर है कि गिरिधर बाबू बहुत खतरनाक हैं। अगर उन्हें पता चला कि मैंने तुम्हें कुछ बताया, तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। मीरा समझ जाती है कि शामू काका से और कुछ पूछना ठीक नहीं है। वह शांत होकर वहां से चली जाती है। उसके मन में अब यकीन था कि उसके चाचा ने उसके साथ सच्चाई छुपाकर कुछ गलत किया है। शामू काका के डर ने मीरा के मन में उठे सवालों को और भी मजबूत कर दिया था। उसे पता चल गया था कि उसकी इस दयनीय हालत के पीछे कोई और नहीं, बल्कि हो ना हो उसके अपने चाचा थे। एक दोपहर काका और काकी गांव के काम से बाहर गए हुए थे। रूपा अपनी सहेलियों के साथ शहर गई थी। मीरा को पता था कि यह सच को खोजने का सबसे अच्छा मौका है। वह चुपचाप गिरिधर काका के कमरे में जाती है। वह कमरे की हर चीज को देखने लगती है। वह अलमारियों में, दराजों में, हर जगह कुछ ढूंढती है,
तभी उसकी नजर अलमारी में रखी एक पोटली पे जाती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो पोटली बेहद दिनों से खोली ना हो। मीरा वो पोटली खोलकर उसमें ढूंढने लगती है। उस पोटली के अंदर उसे कुछ कागजात और एक डायरी मिलती है और तभी मीरा वो कागजात पढ़ती है। वो एक वसीयतनामा था। ये तो सारी संपत्ति मेरी है, तो फिर काका ने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? मीरा हाथ में वसीयतनामा लेकर अपने कमरे में बैठ जाती है। तो ये सब मेरे माता पिता की दौलत है। इसी वजह से चाचा ने मुझे एक नौकर की तरह रखा और इसीलिए काकी मुझसे इतनी नफरत करती है। उस सुनहरे रंग की पोटली में एक किताब भी थी। मीरा उस किताब को पढ़ने लगती है। मीरा के पिता को डायरी लिखने का शौक था। उन्होंने उस किताब में अपने जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी थी। मीरा को उस किताब में मनोहर काका, जो गांव के मुखिया हुआ करते थे, उनका जिक्र दिखा। अच्छा, तो मनोहर काका पिताजी के सबसे अच्छे दोस्त हुआ करते थे। मुझे मनोहर काका से बात करनी होगी। मीरा अगले दिन गांव में मनोहर काका को ढूंढने जाती है। गांव के एक छोर पर एक पुराना सा घर। शायद यही घर है मनोहर काका का। मीरा दरवाजा खटखटाती है।